नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पीएम मोदी एट एससीओ, क्षेत्रीय सहयोग से वैश्विक प्रभाव तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तियानजिन में मुलाकात वैश्विक राजनीति और एशियाई कूटनीति के लिहाज से एक महत्वपूर्ण क्षण रही। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के अवसर पर हुई ये भेंट न केवल भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान दिशा को स्पष्ट करती है, बल्कि इस बात का भी संकेत देती है कि दोनों देश अपने जटिल संबंधों को सहयोग, संवाद और सामरिक संतुलन की नई सोच के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। सीमा पर शांति से लेकर व्यापार संतुलन और वैश्विक मुद्दों पर साझेदारी तक ये बैठक एशिया की दो बड़ी शक्तियों के भविष्य की रूपरेखा का एक संकेत बनकर उभरी है। आपके साथ इस खास पेशकश में मैं हूं जया सिन्हा और मेरे साथ हैं निखिल। बहुत शुक्रिया जया। नमस्कार दर्शकों। तो बेहद महत्वपूर्ण रही है दोनों नेताओं की ये अहम मुलाकात। कई अहम पहलू हैं इसके। सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, प्रत्यक्ष उड़ानों और वीजा सुविधाओं से जन जन संपर्क को मजबूत करना और बहुपक्षीय मंचों पर रणनीतिक सहयोग, ये सभी इस बैठक के अहम संदेश हैं। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने ब्रिक्स और एससीओ में सहयोग की संभावनाओं, आतंकवाद के खिलाफ साझा प्रयासों और वैश्विक व्यापार स्थिरता में अपनी अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका पर भी चर्चा की है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा की बात हो, पर्यटन वीजा के फिर से शुरू करने की बात हो और इस जैसे जो कदम है जनता के बीच में संपर्क बढ़ाने के प्रयासों का जो हिस्सा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम प्रधानमंत्री के चीन दौरे के सारे अपडेट्स आपको देंगे और उसके साथ ही साथ विशेष मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे जो इन संकेतों की गहराई, उसकी कूटनीतिक महत्ता और भविष्य की संभावनाओं पर अपने विश्लेषण हमारे साथ साझा करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते हैं हम कि कैसे भारत चीन के रिश्तों को नए मोड़, नए देशों और पूरे क्षेत्र के लिए एक नई राह खोल सकते हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है। पीएम ने राष्ट्रपति शी को अगले वर्ष भारत की मेजबानी में हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित भी किया। चीन के तियानजिन में एक मुलाकात जिस पर दुनिया की नजर रही। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले वर्ष कजान में हुई बैठक के बाद रिश्तों में तेजी से हुई प्रगति का स्वागत किया। साथ ही दोहराया कि भारत चीन प्रतिद्वंदी नहीं, विकास साझेदार हैं। दोनों देशों के मतभेद विवाद में नहीं बदलने चाहिए। पीएम ने भारत और चीन की रणनीतिक स्वायत्तता का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों के रिश्तों को तीसरे देश के लेंस से नहीं देखा जाना चाहिए। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीते वर्ष सीमा पर सेनाओं के पीछे हटने और तब से शांति का माहौल बने रहने पर संतोष व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने समग्र द्विपक्षीय संबंधों और अपने लोगों के दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखते हुए सीमा से जुड़े सवाल के निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान की प्रतिबद्धता जताई। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। दोनों नेताओं ने विश्व व्यापार को स्थिर रखने में भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका को रेखांकित किया। साथ ही द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों के विस्तार और घाटा कम करने के लिए राजनीतिक और रणनीतिक दिशा से आगे बढ़ने की आवश्यकता पर बल दिया। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और चुनौतियों जैसे आतंकवाद और फेयर ट्रेड को लेकर बहुपक्षीय मंचों पर साझा आधार के विस्तार को दोनों नेताओं ने जरूरी माना।
दोनों नेताओं ने बेहतर भारत चीन रिश्तों को सुधारित बहुपक्षवाद और बहुध्रुवीय विश्व और एशिया के लिए महत्वपूर्ण बताया। China and India are two ancient civilizations in the East. We are the world's two most populous countries, and we are also important members of the global South. We both shoulder the historical responsibility of improving the well-being of our two peoples, promoting the solidarity and rejuvenation of developing countries, and propelling the progress of human society. It is the right choice for both sides to be friends who have good neighborly and amicable ties, partners who enable each other's success, and to have the dragon and the elephant dance together. प्रधानमंत्री ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति के सदस्य काई की से भी मुलाकात की। बैठक में भारत चीन रिश्तों को और मजबूत करने के साथ साथ द्विपक्षीय सहयोग में विस्तार पर भी चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बेहद महत्वपूर्ण रही है मुलाकात और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के दौरे पर है जब वो, तो उन्होंने इस दौरान तियानजिन में न सिर्फ राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की बल्कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता काई की से भी मुलाकात की। और इस बैठक में भारत चीन रिश्तों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। काई की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो स्थायी समिति के वो सदस्य हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा के दौरान कई बड़े नेताओं के साथ लगातार उनकी वार्ता हो रही है, मुलाकात हो रही है। बिल्कुल, और ये जो बायलैटरल्स हैं इन पर हम अपडेट्स आपको लगातार देते रहेंगे। जी हाँ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन में म्यांमार के वरिष्ठ जनरल मिन आंग हलांग से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच हुई इस बैठक में द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इस वक्त चीन की यात्रा पर हैं। लगातार वहां पर खास मुलाकातों का, बायलैटरल्स का, द्विपक्षीय वार्ताओं का दौर जारी है। तो इस पूरे विषय पर दरअसल एससीओ का जो बैठक है, शिखर सम्मेलन है, इसके साथ ही साथ जया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जो मुलाकात हुई है, इन सारे विषयों पर हम बातचीत करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ एम्बेसडर मंजू सेठ जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट है, मौजूद है। एम्बेसडर सेठ, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ प्रोफेसर रमाकांत द्विवेदी जो कि फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट है, विदेश मामलों के जानकार हैं। प्रोफेसर द्विवेदी, बहुत स्वागत है आपका। मैडम, अगर मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहूँ एम्बेसडर सेठ आपके साथ में, तो किस तरह से आप देखेंगी, कैसे इसको देखना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की इस मुलाकात को, और खासतौर पर जब वो कहते हैं कि भारत और चीन विकास में सहयोगी हैं, प्रतिद्वंदी नहीं हैं, तो क्या कुछ बदल गया है? कैसे देखना चाहिए इसको? बिल्कुल, ये जो स्टेटमेंट्स इशू हुए हैं प्रधानमंत्री के द्वारा और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के द्वारा, ये दोनों एक नई दिशा देंगे हमारे दोनों कंट्रीज की बायलैटरल रिलेशन में। लेकिन इनको अगर हम देखें, ये बहुत एक रेडिकल शिफ्ट नहीं है। हाँ, जरूर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग थोड़ा सा, जो पहले उनका जो रेटरिक था और वो था, उससे थोड़ा सा एक सॉफ्ट एक सॉफ्ट स्टेटमेंट दिया उन्होंने और कहा है कि डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, हम राइवल्स नहीं। हालांकि उनकी जो इतना श्योर नहीं कि उनकी जो मंशा है वो क्या है, क्योंकि अगर पास्ट हम अपना एक्सपीरियंस देखें उनके साथ, तो वो बातें तो बहुत अच्छी कर रहे हैं। अभी देखना है कि वो इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको एक्चुअली लागू करते हैं, या ऐसे ही ये जो अच्छे शब्द हैं वो बोलते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी उन्होंने जो शुरुआत हुई है इस मीटिंग की। हाँ, दोनों साइड्स ने रीअफर्म किया कि हम पार्टनर्स हैं, लेकिन हम लोग राइवल्स नहीं हैं, बट कंपेटिटर्स तो हैं। हम तो ये तो मानना होगा, राइवल्स ना भी हों, ये अगर ये चेंज आता है राइवल्स से कंपटीशन की तरफ और कोलैबोरेशन की तरफ, ये दोनों देशों के हित में। और ये क्योंकि उनकी इकोनॉमी भी थोड़ी नाजुक हो रखी है, चीन की और हमारी इफेक्ट होगी इनकी प्रेसिडेंट ट्रम्प के टैरिफ्स की वजह से। तो ये बिल्कुल एक, आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये इरादा नहीं था कि जो दोनों कंट्रीज पे इतने हेवी लगाएंगे कि इनको ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। उनको लगा कि मेरी बात मानेंगे और दोनों आपस में कभी साथ नहीं, आपस में लड़ते रहेंगे जी। उनको ऐसा लगा, लेकिन आई थिंक वो थोड़ा, मुझे लग रहा है मिसकैलकुलेशन हुआ है उनकी तरफ से।
और हम देख रहे हैं कि कैसे हम ये दोनों देश, और नॉट ओनली दोनों देश, पूरे सारे कंट्रीज जो वहाँ पे हैं, सब देख रहे हैं हाउ टू वर्क बेटर एंड हाउ आपस में कैसे अच्छे से काम करें। और ये शायद जो ट्राइलैटरल की बात हो रही है RIC की, पता नहीं ये भी शायद स्ट्रेंथन हो इस सब चीज़ों से, इनके जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के एक्शंस हैं, लेकिन वो तो आगे की बात है। लेकिन ये जो मीटिंग हुई है, एक ये द्विपक्षीय मीटिंग जो हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है दोनों कंट्रीज के लिए, क्योंकि हमारे जो गलवान के बाद टाइज बिल्कुल नीचे हो गए थे, खराब हो गए थे, खटास आ गई थी दोनों के रिलेशनशिप में। ये बिल्कुल एक मीटिंग से एटलीस्ट डायरेक्शन फिर से मिलेगा, फिर से रीसेट हो रहा है। और इतनी की रेडिकल चेंज जैसे मैंने कहा नहीं है, लेकिन हाँ बिल्कुल इकट्ठा काम करने की एटलीस्ट मंशा तो जाहिर हुई है, और एक पॉजिटिव पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाने की उम्मीद। बिल्कुल। प्रोफेसर रमाकांत, बिल्कुल जिस तरह से मैम ने कहा कि इस वक्त इस मीटिंग पर पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं, भारत चीन दो बड़ी शक्तियां, दो बड़ी अर्थव्यवस्था जब एक ही मंच पर साथ आ रही हैं। कूटनीतिक औपचारिकता तो थी, लेकिन उससे अगर इतर हम देखें तो किस तरह से हमने जो तस्वीरें देखी दोनों की मुलाकात के, दोनों के स्टेटमेंट्स के आए, किस तरह से आपको दिखता है कि एक वास्तविक संकेत के सुधार यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं? नमस्कार। जैसा कि हमारे को पैनलिस्ट ने बताया कि ये मीटिंग बहुत अच्छे माहौल में हो रही है, और भारत को इस मीटिंग में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों ही स्तर पर निश्चित रूप से कुछ सकारात्मक इसके नतीजे आएंगे। जहाँ तक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात है, भारत को उसमें चुनौतियाँ भी हैं और अवसर भी हैं। चुनौतियाँ क्या हैं? अगर आप देखें कि मध्य एशिया में हमें एक जोग्राफिकल एक्सेसिबिलिटी नहीं है, और यदि सभी देश इस बात पर तैयार हो जाते हैं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के देश आर्थिक उत्थान के लिए, आर्थिक विकास के लिए मिलकर के काम करेंगे, जो विन विन सिचुएशन होगी सभी सदस्य देशों के लिए, तो एक बहुत अच्छा अवसर होगा। क्योंकि भारत के अंदर जो ग्रोथ मॉडल है वो एनर्जी इंटेंसिव ग्रोथ मॉडल है, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज जो मेंबर कंट्रीज़ में है वो बहुत हद तक भारत के लाभदायक होगा। चुनौतियाँ क्या हैं? चुनौतियाँ जो कुछ सदस्य देश हैं इस संगठन के, उनके द्विपक्षीय जो विषय आ जाते हैं, कभी कभी जो दो मूवर हैं जिसमें कि रूस और चाइना है, उनके बीच किसी क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय विषय पर मतभेद हो जाते हैं, तो ये चुनौतियां हैं। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए, अगर हम इसको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें कि शंघाई संगठन जो कि मूल रूप से देशों की जो बॉर्डर इश्यूज हैं उनको हल करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था, अब इसका जो विस्तार बहुत अच्छा हुआ है, जिसमें न सिर्फ बॉर्डर इश्यूज, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक सहयोग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये तमाम विषय सम्मिलित हुए हैं। और आपसे मैं ये भी निवेदन करूं, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये मीटिंग किस समय हो रही है। जी। एक तरफ यूएस प्रेसिडेंट का टैरिफ, यूक्रेन रूस वॉर, ईरान इजराइल टेंशन, इजराइल अरब वॉर। तो जब हम वैश्विक स्थिति को देखते हैं तो पाते हैं कि यूरेशियन रीजन का एक महत्वपूर्ण संगठन है SCO, और निश्चित रूप से इसके जो परिणाम निकलेंगे वो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित रूप से एक प्रभाव डालेंगे। बिल्कुल। एम्बेसडर सेठ, अगर इसी बात को आगे बढ़ाएं, और जैसा कि अभी आपने कहा कि भाई बातें तो अच्छी कम से कम हुई हैं, कितना ये ऑन ग्राउंड समझ में आएगा, ये शायद कुछ समय में समझ में आए, लेकिन जिस तरह से पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स लगातार बदल रही है, क्या संदेश जाना चाहिए चीन के इस दृष्टिकोण से और इस तरह की बातचीत से, और कहां ये संदेश जाएगा, कैसे इसको समझाएंगे हमारे दर्शकों को? ये संदेश चीन की तरफ से भी जा रहा है, और आई थिंक तीनों जो उनके साथ मेन कंट्रीज जो वहाँ पे है इस वक्त, भारत और रूस, एक तीनों का एक आई थिंक मुझे लगता है कि एक संदेश जा रहा है। और द फैक्ट दैट सारे शी जिनपिंग के इन्विटेशन पे वहाँ पे कहा जा रहा है 20 कंट्रीज के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट और हेड्स ऑफ स्टेट आए हैं, तो आई थिंक एक बहुत उनका एक मैसेज है यूएस को मेनली, कि आप ये, और ऑल्सो टू यूरोप, टू द वेस्ट, कि आप अपने जो आपका जो अभी तक रवैया था और आपका जो अप्रोच था और जो आप सोच रहे थे कि हमारे हिसाब से वर्ल्ड चलेगा,
अब दिस इज नो लॉन्गर ट्रू। इसमें बहुत बदलाव आ गया है, जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स हो चुके हैं, बैलेंस ऑफ पावर कहा जा रहा था एशियन सेंचुरी है, पर इतनी जल्दी आएगा ये पता नहीं था। ऑलरेडी ये उसकी तरफ एक मूवमेंट है, एक स्टेप है ये कि हाँ एशिया एंड द डेवलपिंग वर्ल्ड, द ग्लोबल साउथ काम साथ में मिलके काम कर सकते हैं, क्योंकि ये और जैसे मैंने कहा यूएस सोच रहा था कि मैंने डिवाइड कर दिया है सबको और मैं सब अलग अलग टैरिफ्स लगा के आपस में इनको लड़ाई करा दूंगा, ये वो उसमें वो नाकाम रहे और उसी में नहीं नाकाम रहे हैं। जो जिन देशों के साथ उन्होंने जिन्होंने उनकी बात नहीं मानी उन पर प्रेशराइज करते जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी उनकी जो एम था वो उसको नहीं पूरा कर पाए। अगर हम देखें वेस्ट में जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और जो कुछ और कंट्रीज उनकी बात मान गए हैं थोड़ी बहुत, तो उनके साथ वो कैसे उनको बिल्कुल क्या कहें ऑटोनॉमी नहीं दी है थोड़ी भी अपने बात रखने की आगे, और वो इस वक्त थोड़े से दुखी हैं क्योंकि उनको पूरी जो उन्होंने कहा था हम करेंगे, हमको फुल्ली आपको नो टैरिफ्स, वो तो किया नहीं उन्होंने, थोड़ा रिडक्शन किया, थोड़ा फ्री ट्रेड और जो फ्री ट्रेड सो कॉल्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो बड़े वन साइडेड एग्रीमेंट्स किए हैं सारे देशों के साथ यूएस ने। तो एक जो मैसेज जाता है यहाँ से कि आपने सोचा हम डिवाइड हो जाएंगे और हम आपकी बातों को मान लेंगे, जैसे आप कहते हैं वन साइडेड एक पक्षीय जो एक बुलडोजिंग कर रहे थे वो उसमें बिल्कुल नाकामयाब हुए हैं और उसी का एक बिल्कुल वो जी प्रोफेसर रमाकांत, जिस दबाव की बात मैम कर रही हैं उस दबाव के इस वक्त हम देखें तो चीन इस पर भी यहाँ पर भारत के साथ एकता दिखाता हुआ नजर आया और उसने अपना इस पर बयान दिया था और नाराजगी जताई थी जब ये टैरिफ की बात हुई थी। क्या आपको लगता है किस तरह से, अगर हम जिस नए संबंधों की बात कर रहे हैं भारत और चीन के, कैसे ये मिलकर पश्चिमी देशों का जो एक प्रभुत्व है उसको संतुलित करने में भी एक अहम भूमिका निभा सकती है ये जो अगर साझेदारी और मजबूती इसमें आती है भारत और चीन में? देखिए, हमें सबसे पहले हमें देखें कि जो एससीओ मेंबर कंट्रीज हैं, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 40% लोग इस संगठन के जितने देश उसमें रहते हैं। 1-2 जो सकल उत्पाद है विश्व का पूरा, उसका लगभग 1/4 सकल उत्पाद इन देशों में है। ये दोनों इसकी आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे कि जो कुछ यहाँ घटित होता है न सिर्फ उसका क्षेत्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रभाव पड़ेगा। दबाव का तो प्रश्न नहीं उठता। जहाँ तक भारत की विदेश नीति है वो मल्टी वेक्टर है और ये सोच लेना कि किसी एक देश विशेष द्वारा एक कार्य करके और भारत के ऊपर दबाव बना लेगा, तो मैं समझता हूँ कि समय बदल चुका है, ऐसा नहीं होने वाला है। और इससे पहले हमारे माननीय विदेश मंत्री ने इस बात को बहुत स्पष्ट से किया है, जो पूरा तर्क है जिस आधार पर टैरिफ बढ़ाए गए हैं वो पूरी तरह से धराशायी किया जा चुका है। तो जो कुछ इन देशों में बट एक चुनौती जिसकी तरह मैं चर्चा कर रहा था, शर्त यह है कि जो निर्णय इस संगठन के द्वारा लिए जाएं वो जमीन पर दिखने चाहिए। ये 25वां सम्मेलन है जी। 25 वर्षों की जब आप पूरी ट्रेजेक्ट्री का आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं तो आप पाएंगे कि अभी तक जो निर्णय लिए गए कई क्षेत्रों में वो ज़मीन पर पूरे नहीं दिखने को मिले। तो बहुत महत्वपूर्ण विषय ये है, बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि जो निर्णय लिए जाएं अगर वो नेट डिलीवरेबल्स जनरेट करते हैं ज़मीन पर तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा और भारत का दबाव में आने का कोई प्रश्न ही नहीं। बिल्कुल प्रोफेसर द्विवेदी, इसी बात को आगे बढ़ाएं। जैसा कि आपने कहा कि जो भी चीज़ें वहाँ पर तय की जा रही है, जो घोषणाएं हो रही हैं, ज़मानी जमा खर्च ना हो, वो ऑन ग्राउंड उतरता हुआ दिखे। एक बात, जब हम संबंधों की बात कर रहे हैं, संदेशों की बात कर रहे हैं, एक देश है पाकिस्तान, मैसेजिंग उसको भी है क्योंकि चीन के साथ पाकिस्तान के संबंध, अमेरिका के साथ पाकिस्तान के संबंध, इसको भी समझना चाहिए। और जिस तरह से चीन और भारत, रूस, ये सब एक साथ यहाँ नजर आ रहे हैं, क्या इससे क्या संदेश होना चाहिए? किस तरह की मैसेजिंग इसमें है? उसमें जो संदेश है वो ये है कि ये हर देश के हित में है, क्षेत्र के हित में है। इस क्षेत्र में रहने वाली लगभग 40% जो जनसंख्या है पूरे विश्व की,
उसके हित में है कि द्विपक्षीय संबंधों को न लाया जाए, बल्कि इस सिद्धांत पर कार्य किया जाए कि ये सभी जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके लिए विन विन सिचुएशन हो। तो द्विपक्षीय संबंध, इसलिए जब मैंने प्रारंभ में आपसे निवेदन किया था वो ये था कि जब द्विपक्षीय संबंध आ जाते हैं आड़े तो फिर बहुपक्षीय संगठन पर उसका प्रभाव पड़ता है। और जैसा कि अभी आपने देखा, जब रक्षा मंत्रियों की मीटिंग हुई तो उसमें एक विषय पर जब आम सहमत नहीं बनी तो ये इसका एक सिद्धांत है एससीओ का कि अगर आम सहमत नहीं होगी तो स्टेटमेंट इशू नहीं होगा, और वो नहीं हो पाया। तो मैं समझता हूँ कि इसकी समझ अब सभी मेंबर कंट्रीज में होनी चाहिए और है कि हमें द्विपक्षीय संबंधों को इस फोरम पे नहीं लाना है, बल्कि बहुपक्षीय सहयोग कई क्षेत्रों में जो कि पूरे क्षेत्र के लिए लाभकारी हो, कल्याणकारी हो। आतंकवाद का मुद्दा तो मैं बस एक थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ अपनी समझ विकसित करने के लिए कि लेकिन उसके बावजूद जब आतंकवाद जैसे विषय हैं तो वो और दो देशों के बीच में है तो वो विषय तो सामने आएंगे ही। जो रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की संस्था है और ताशकंद में, उसमें सभी देशों का प्रतिनिधित्व है। और निश्चित रूप से इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा था कि जो चुनौती है वो ये है कि चर्चा तो हम कर लेते हैं, लेकिन जैसा कि पाकिस्तान के द्वारा जो हरकत की गई उसकी जितनी आलोचना और जिस प्रकार से आलोचना की जानी चाहिए थी वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं किए। तो स्क्वायर जस्टिस सिद्धांत हमें लगाना पड़ेगा, कोई भी विषय हो, कोई भी विवाद हो, और उस पर स्पष्टता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो संगठन प्रभावकारी और सस्टेनेबल तभी बनता है कि जब स्क्वायर जस्टिस का प्रिंसिपल सभी सदस्य देशों के साथ लागू हो। बिल्कुल। तो आतंकवाद का मुद्दा तो उठेगा और एससीओ समिट ये हो रहा है, और जब इसके उद्देश्य या इसकी स्थापना की जब बात होती है तो उसके मुख्य कड़ी में ये था कि कैसे शांति, सुरक्षा और स्थिरता जो है वो सुनिश्चित हो तमाम मेंबर स्टेट्स के बीच। लगातार ये चर्चा हम जारी रखेंगे इस बेहद खास पेशकश में। हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त चीन के दौरे पर हैं। पीएम मोदी और शी जिनपिंग की बेहद अहम बैठक हुई है। एससीओ शिखर सम्मेलन इस वक्त पूरे जोर शोर से जारी है। लगातार द्विपक्षीय वार्ताओं का सिलसिला भी चल रहा है और हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर रमाकांत और एम्बेसडर सेठ हमारे साथ जुड़ी हुई है इस वक्त खास चर्चा करने के लिए। एम्बेसडर सेठ, यहाँ पर ब्रेक से पहले हम आतंकवाद का मुद्दा उठा रहे थे कि आतंकवाद एक ऐसा दंश है जो लगातार भारत इसको झेल रहा है और लगातार मुखरता से तमाम वैश्विक मंचों पर इस बात को उठाता आया है। अगर जो एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 में जो भारत की अध्यक्षता के दौरान हुआ उसमें आतंकवाद के खिलाफ एक संयुक्त वक्तव्य उठाया गया, यहाँ पर भी एक बार फिर आतंकवाद को लेकर लगातार जो अपनी स्पष्ट नीति के साथ आगे बढ़ रहा है भारत, क्या कुछ उम्मीद हम कर सकते हैं? क्योंकि कितना प्रभावी आपको नजर आता है एससीओ संगठन के रूप में आतंकवाद, उग्रवाद जैसे मुद्दों से निपटने में? बिल्कुल, एससीओ का जैसे आपने कहा एक जो शुरुआत उसमें एक एजेंडा पे था, मेन आइटम था कि आप काउंटर टेररिज्म को काउंटर करें और ख़त्म करें, और ये इतना इफेक्टिव नहीं रहा है। अगर हम देखें कुछ हर एक उसकी जो रिकॉर्ड है उसमें इतना ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं हुआ है आगे। लेकिन इस दफ़ा मुझे थोड़ा सा माहौल बदला हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं हाँ पाकिस्तान वहाँ है,
आज तक और इंडिया के साथ पिछली वाले डिफेंस मिनिस्टर्स में तो नहीं हुआ कोई भी मूवमेंट, लेकिन इसमें मुझे उम्मीद है, ऐसे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा तो उसके स्टेटमेंट वो मानेंगे और पाकिस्तान को मानना होगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान पे दबाव इसलिए बन सकता है क्योंकि वो थोड़ा यूएस की तरफ चला गया। जो उनके हमने देखा है अभी जो रिसेंट मीटिंग्स हुई हैं उनके जनरल मुनीर की वहाँ फील्ड मार्शल वहाँ पे जाके यूएस के साथ जो मीटिंग हुई है उनके जो प्राइम मिनिस्टर है उनको अंडरमाइन किया गया है, तो इसलिए वो थोड़ा सा हो सकता है कि ज़्यादा अमेनेबल हो। और जो चीन है वो भी उनके साथ खड़ा हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और कोई कॉन्डेमनेशन नहीं किया, सिर्फ ये कहा कि वी कंडेम जनरल स्टेटमेंट लेकिन ये कि पाकिस्तान इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या इसको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का ये एक मुद्दा है, उसके ऊपर किसी ने कोई भी तवज्जो नहीं किया। लेकिन इस दफ़ा लग रहा है कि शायद थोड़ा फॉरवर्ड मूवमेंट हो और शायद इसको इंक्लूड करने में इंडिया का जो मकसद है वो हम सक्सीड कर जाएं इसमें। और ये क्योंकि चीन का अहम रोल है इसमें, रूस का भी अहम रोल है कि ऐसे स्टेटमेंट को उसमें इंक्लूड किया जाए, ऐसे स्टेटमेंट ऐसे मतलब इस चीज़ को इंक्लूड किया जाए कि टेररिज्म को काउंटर करना चाहिए और जो स्टेट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जो स्टेट्स स्पॉन्सर करते हैं, उनके अगेंस्ट कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जी। तो ये इसलिए लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि ऑपरेशन सिंदूर को किसी भी कंट्री ने कंडेम नहीं किया। एक ठीक बात, एक जो अच्छी बात लगी अभी जो सब कुछ हो रहा था, किसी कंट्री ने कंडेम नहीं किया ऑपरेशन सिंदूर को। उन्होंने कहा कि हाँ ये कार्रवाई थी और ये क्योंकि पाकिस्तान में भी थी तब भी किसी ने कंडेम नहीं किया, बट ये कहा हाँ प्लीज लाइए, ये करिए, वो करिए, उसको बंद होना चाहिए, सब आपस में रिजॉल्व करिए। लेकिन ये एक अहम चीज़ है, तो मुझे लग रहा है शायद क्योंकि अभी जो बदला हुआ माहौल है और जो चाइना भी चाह रहा है कि इंडिया के साथ हम कोऑपरेशन बढ़ाएं सबका, क्योंकि वो भी उनकी इकोनॉमी भी प्रॉब्लम में है और उनको पता है कि उनको भी पार्टनर्स चाहिए और वो बड़े अच्छे से कह रहे हैं कि डेवलपमेंट पार्टनर भी हैं और ये भी हैं। हम हालांकि डेवलपमेंट पार्टनर्स नहीं हैं, बट हाँ डेवलपिंग कंट्रीज में वो अपने आप को शामिल करते हैं चीन की, इवन दो हमारी उनकी इकोनॉमी जो है और जो सब उनकी जो प्रोग्रेस है और डेवलपमेंट है बहुत आगे है। कोई हमारे साथ इतना कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, जहाँ उसके विश्व की नंबर 2 इकोनॉमी है, वो इतना इनोवेशन है, इतना वहाँ पे काम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, बहुत आगे उनकी इकोनॉमी और उनकी जो प्रोग्रेस है काफ़ी आगे है। और वो चाह रहे हैं, और आपको भी याद होगा कि लीडरशिप ऑफ द ग्लोबल साउथ में भी वो चाह रहे थे कि उन्हें रिकग्नाइज किया जाए। और इंडिया जब कह रही थी हम वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ हैं G20 में, तो वो ज़्यादा खुश नहीं थे उससे। दैट इज अ सेपरेट मैटर, बट आगे चल के मुझे उम्मीद है कि इसमें शायद सब कंट्रीज को अग्री करेंगे टेररिज्म को भी कंडेम किया जाए और ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की भी मेंशन मुझे उम्मीद है कि आएगी। बिल्कुल जी जी। प्रोफेसर द्विवेदी, एक बड़ा मूल सवाल है जो मैं शायद मुझे शुरुआत में पूछना चाहिए था, ये अभी कि जब हम SCO की या किसी भी जब वैश्विक संगठन मंच की बात करते हैं तो ये माना जाता है, समझा जाता है वो सभी के लिए फायदेमंद होगा, सबके लिए विन विन सिचुएशन होगी। SCO के विशेष संदर्भ में आपका आकलन क्या है? देखिए, SCO यूरेशियन रीजन का एक महत्वपूर्ण संगठन है। जैसा कि मैंने कहा, जो जनसंख्या और सकल उत्पाद 2 फैक्टर ऐसे हैं और निश्चित रूप से ये प्रभावी संगठन बन सकता है, लेकिन नेतृत्व को विशेष तौर से जो मजबूत कंट्रीज़ हैं इस संगठन के अंदर, उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी नीति, किसी भी निर्णय में दोहरा मापदंड नहीं हो सकता है। किसी संगठन के लिए कि वो प्रभावी रहे, उसको स्क्वायर जस्टिस के सिद्धांत को फॉलो करना होगा। वही SCO के साथ है। एक तरफ एक देश से दूसरे देश में आतंकवाद फैलाया जाता है और एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर जो ताशकंद में है, वार्षिक मीटिंग होती है, वार्षिक एक्सरसाइजेज भी होती हैं, लेकिन वो प्रभावी इसी रूप से नहीं हो पाया। उसका मूल कारण यही है कि जो कुछ निर्णय लिए गए उनको प्रभावी ढंग से उनका क्रियान्वयन नहीं किया गया है। अगर संगठन को सफल होना है, चाहे वो आर्थिक विकास हो, चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो, चाहे वो तकनीकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन हो, या एक वैकल्पिक व्यवस्था, ये काफ़ी
एम्बिशियस स्टेटमेंट होगा, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि एक वैकल्पिक व्यवस्था अगर करने में सहयोग करने की अगर इच्छा है तो निश्चित रूप से सभी मेंबर कंट्रीज की भावनाओं का ध्यान रखते हुए एक निर्णय लेने के पश्चात उसको प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करना और एक कोऑर्डिनेटेड वे में आगे बढ़ना और वैल्यू एडिशन करना टू द ग्लोबल सिस्टम। अगर एससीओ ये कर पाता है, जिसकी की संभावना है बदलती हुई वैश्विक स्तर पर जो परिवर्तन आ रहे हैं, उस बदलते हुए परिवेश में अगर एससीओ कर पाता है तो ये सबके लिए जो है अच्छा रहेगा। बिल्कुल, इसी बात को अगर आगे बढ़ाएं, एम्बेसडर सेठ, यहाँ पर ब्रिक्स जैसे मंच हैं या एससीओ जैसे मंच, यहाँ पर भारत लगातार ग्लोबल साउथ की एक मुखर आवाज़ बन के उभर रहा है। अगर इस आवाज़ में अगर भारत चीन सहयोग की मजबूती भी मिल जाए, किस हद तक आपको लगता है कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ को और मुखरता से रखा जा सकता है इन पश्चिमी देशों के प्रभुत्व के सामने? अगर जाते हैं दोनों देश, चीन और भारत, तो बिल्कुल एक स्ट्रॉन्गर वॉइस होगा, लेकिन मुझे उसकी बहुत कम उम्मीद है, क्योंकि जैसे मैंने कहा राइवलरी ना कह रहे, हम राइवल्स नहीं है, राइवलरी खत्म कर देंगे, बहुत अच्छी बात है, और जो कई चीजों में कोलैबोरेशन भी करेंगे, पर जहां तक एक कि उनका डोमिनेशन रहना चाहिए, उनका जो प्रभुत्व रहना चाहिए, उसमें चीन बड़ा क्लियर है कि वो कहते हैं हम एशिया में, हम लोग पहले से भी कह रहे हैं, वो एशिया में हम बड़े पावर हैं एंड हमें सब कंट्रीज को रिकग्नाइज करना चाहिए। इंडिया को भी कहा, उन्होंने इनडायरेक्टली कहा हुआ है कि आप हमें रिकग्नाइज करिए कि वी आर द सुपर पावर इन एशिया। बट अब जैसे ये सब चीजें जो बदल रही हैं, वैश्विक संतुलन, वैश्विक परिवेश सब बदल रहा है, इसमें शायद थोड़ा वो अपना टेम्पर डाउन करे, अपना जो अप्रोच है, लेकिन इकट्ठा तो आई डोंट थिंक वो एक्सेप्ट करेंगे ना कि इंडिया भी हमारे साथ ग्लोबल साउथ की लीडरशिप में साथ में खड़ा रहे। मुझे नहीं लगता है कि वो करेंगे, क्योंकि उनका जो थिंकिंग है और जो अप्रोच रहा है बहुत पहले से, वो अगर हम और पास्ट हिस्ट्री भी हम अगर देखें तो उनका जो अप्रोच चीन का रहा है, मुझे उसमें ज्यादा चेंज नजर नहीं आ रहा है इन द इमीडिएट फ्यूचर कि वो बिल्कुल रैडिकली बदल जाएंगे और कहा हाँ हम सब अगर आप देखें वो हिंदी चीनी भाई की जो भी बात हुई थी, अब भी उसी का सिमिलर बात तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है ऑन द ग्राउंड वो ऐसा होने देंगे और ना करेंगे। एम्बेसडर सेठ, आप कह रही हैं कि दृष्टिकोण में ही जो बेसिक दृष्टिकोण है दोनों देशों का, भारत का और चीन का, उसमें ही फर्क है। भारत डोमिनेट नहीं करता, चीन डोमिनेट करने की कोशिश करता है, भारत इंस्पायर करता है, भारत सहयोग करता है, साथ चलने की कोशिश करता है, और तब वो कहता है कि हम लीड करना चाहते हैं। बिल्कुल सही। और हमारे सारे डेवलपमेंट पार्टनरशिप इनिशिएटिव्स जो हैं अराउंड द वर्ल्ड, हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बिल्कुल एक अलग मकसद है, उनका अलग एक अप्रोच है, और हम हमेशा जिस कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं या उनको लोन्स देते हैं या क्रेडिट देते हैं, उनकी डेवलपमेंट को पहले देखते हुए उनको क्या चाहिए, वो क्या चाहते हैं, उसके बेसिस पे हम आगे जाते हैं। वेस्ट चीन अगर हम देखें, जैसे BRI का उन्होंने यूनिलैटरली पूरा इम्पोज कर दिया, फिर डिस्कस किया उनसे और कहा कि आप सब एक्सेप्ट करिए, ये आपके हित में, ये आपके हित में। लेकिन सब कंट्रीज ये समझने लग गई हैं कि ये जो इनका सब जो लोन्स दिए वो हैं, वो एक जैसे कहा जा रहा था डेथ ट्रैप काइंड ऑफ डिप्लोमेसी थी वो, लेकिन उनको फायदा हुआ है सब, तभी सब कंट्रीज उनके साथ गए हैं। लेकिन साथ में जब लोन रीपेमेंट की बात आती है तो वो उनको अखड़ रहा है, सबको मुश्किल आ रही है, और चीन इज अ टफ कंट्री जो कहते हैं हमारे को हम वापस दीजिए हमारा लोन जो हमने दिया है, जो क्रेडिट दिया है, ये या फिर तो उसकी जगह जैसे हमने देखा हमन टोटा को उन्होंने टेक ओवर कर लिया 100 ईयर लीज पे या 99 ईयर लीज पे। ये जो इस किस्म के उनका जो अप्रोच है, एक्शन है, वो अलग है। इंडिया का अप्रोच बिल्कुल अलग है, तो मुझे नहीं लगता है कि दोनों इतना क्लोजली कोलैबोरेट कर पाएंगे। हाँ, बट जहाँ मैच करते हैं, जहाँ हमारे कन्वर्जेंस है इंटरेस्ट में, हाँ मुझे उम्मीद है कि हम साथ में चलेंगे, क्योंकि दोनों बिल्कुल। लेकिन चलिए, एक शुरुआत हुई है। प्रोफेसर रमाकांत, हम जानना चाहेंगे कि क्या कैलाश मानसरोवर की यात्रा की बहाली की बात करें, वीजा सुविधा की बात करें, डायरेक्ट फ्लाइट्स की बात करें, जो डायरेक्ट फ्लाइट दोनों देशों के बीच चलने की बात हो रही है, दोनों देशों के बीच की जो जनता है उस स्तर पे कितना विश्वास यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा?
निश्चित रूप से द्विपक्षीय संबंध, ये जो मीटिंग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की हुई है चीन की, निश्चित रूप से द्विपक्षीय संबंधों में गुणात्मक परिवर्तन आने की आशा तो है, क्योंकि जो एक डेडलॉक था वो निश्चित रूप से पहले होमवर्क हुआ है। उससे पहले और भी कई मीटिंग्स हुई हैं, फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो उनके बातचीत हुई है। तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक पहल है और हम आशा करते हैं कि द्विपक्षीय स्तर पर एक गुणात्मक परिवर्तन आएगा। लेकिन हमेशा, जैसा कि हमारे को पैनलिस्ट कह रही थी, यदि साझेदारी का उद्देश्य द्विपक्षीय बहुपक्षीय विकास है तो वो सफल होता है, और यदि साझेदारी का उद्देश्य अपने प्रभुत्व को बढ़ाना है तो उसकी सीमाएं होती हैं। इसलिए मूल में ये बात होनी चाहिए, चाहे वो द्विपक्षीय स्तर पर हो या बहुपक्षीय स्तर पर हो, कि ये सभी के लिए विन विन हो, तो उसकी सफलता की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल। एम्बेसडर मंजू सेठ, प्रधानमंत्री मोदी का एक स्टेटमेंट आया, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि भारत चीन संबंध किसी तीसरे देश के दृष्टिकोण से नहीं देखे जाने चाहिए। क्या संदेश नहीं थे इसमें? इसका क्या मायने है, क्या अर्थ है? बिल्कुल, हम ये एक्चुअली आपको याद होगा जब इंडिया और ये जो क्वाड बना और जो यूएस और इंडिया का जो कोऑपरेशन ज़्यादा सडनली बढ़ गया, तो कहा जा रहा था, क्लियरली नहीं स्टेट किया था, ओवरटली नहीं स्टेट किया था, बट कहा जा रहा था कि चीन के अगेंस्ट डायरेक्टेड है, और चीन को भी लगने लग गया था कि हमारे अगेंस्ट है। लेकिन ऐसा हमने क्लैरिफाई भी किया था, ये हमारे कोई इकट्ठा है वहाँ पे, तो सब देश इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इंश्योर हो, मैरीटाइम सिक्योरिटी इंश्योर हो, चीन के अगेंस्ट नहीं है। हाँ, और दरअसल इसी तरह की चीजें ब्रिक्स के का जो संगठन है उसको लेकर के यूएस को लगता है। बिल्कुल, यूएस को भी लगता है कि ये हमारे अगेंस्ट डायरेक्टेड है। वो भी पूरा सही नहीं है ये अपने, क्योंकि उनके कुछ एक्शंस जो हैं उनके अगेंस्ट है डायरेक्टेड, क्योंकि जो सारे मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे फुल्ली, जितने ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस हैं, सब डोमिनेटेड हैं बाय द वेस्ट एंड बाय द एडवांस्ड कंट्रीज। तो ये डोमिनेशन जो है, दैट वो उनका जो पूरा एक नजरिया है, वो एक बड़ा डिफरेंट नजरिया है। इट इज नॉट meant for for benefiting another country, but first seeing कि हमारा बेनिफिट क्या है, फिर आपका बेनिफिट देखते हैं। तो डेफिनेटली ब्रिक्स का भी यही एक, उसको काउंटर करने के लिए हम आए थे इकट्ठा। आपको याद होगा ये ब्रिक्स टर्म किसी इट्स नॉट समथिंग दैट हम लोगों ने किया, इनके इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि ये 5 कंट्रीज, ब्रिक की बात हुई थी शुरू में कि ये 4 कंट्रीज हैं, फिर बाद में साउथ अफ्रीका का जुड़ भी गए थे। ये सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, तो इसलिए फिर उन्होंने ही हम लोगों को इकट्ठा किया टू लार्ज एक्सटेंट। उनके कहने से कि हमने कहा यस, हमको मिलना चाहिए, अपना जो इकट्ठा अपना एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए आगे चलने के लिए, एंड हाउ टू वर्क विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सिंस वी आर गुड राइजिंग इकोनॉमीज। तो एक ही जो इसका बना था ओरिजिनली इस वे से बना था, लेकिन आगे चल के डेवलपमेंट बैंक है एंड अदर थिंग्स आर देयर, तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गया। और इंडिया का जो मल्टीपोलर, मल्टीलैटरल, मल्टी अलाइंड जो प्रोपोजिशन है, उसके तहत एक ये महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। और इट्स नॉट डायरेक्टेड, बिल्कुल यूएस के अगेंस्ट भी नहीं है, किसी अगेंस्ट डायरेक्टेड नहीं है, लेकिन जो अभी एक्शन होते हैं इन सब मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस में, उसके अगेंस्ट अपने को हेज करना और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए ये ब्रिक्स का ऑर्गेनाइजेशन बना। उसको इसीलिए हम लोग उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। जी जी जी, हाँ, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं प्रोफेसर द्विवेदी? जी जी जी, बिल्कुल। एससीओ संगठन की मूल भावना थी, वो थी आपसी जो सीमा विवाद थे उनको हल करना, और तत्पश्चात उसमें और विषय जुड़ते गए। तो जो गुणात्मक अंतर है दोनों संगठन में वो ये है, ब्रिक्स की मूल भावना प्रारंभ से ये थी कि साउथ का डेवलपमेंट, आर्थिक विकास कैसे हो, जबकि एससीओ संगठन का मूल भावना ये थी कि जो सीमा विवाद थे, जो सुरक्षा से संबंधित विषय थे, उनके साथ इसका प्रारंभ हुआ। तो दोनों में, और ब्रिक्स एक विश्व स्तर की संस्था है और एससीओ यूरेशिया सेंट्रिक, ये मूल अंतर दोनों में है।
जी जी यही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से सुरक्षा मंच को लेकर अब सब अपना संदेह और अपने डाउट्स यहाँ पर दिखा रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं प्रोफेसर द्विवेदी कि अब भारत के लिए एससीओ सिर्फ एक सुरक्षा मंच से आगे बढ़कर एक आर्थिक सांस्कृतिक साझेदारी का एक अवसर भी यहाँ पर प्रदान करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से वैश्विक कारोबार में हम और बेहतर तरीके और अवसर यहाँ पर तलाश रहे हैं, क्योंकि जितना प्रधानमंत्री ने भी जैसे अपने भाषण में कहा कि जितना दबाव हम पर पड़ता है उतने ही जोर शोर से और उतने ही प्रभाव के साथ हम ऊपर उठते हैं। ऐसे में किस तरह से एक आर्थिक सांस्कृतिक साझेदारी के रूप में भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को आप महत्वपूर्ण देखते हैं? निश्चित रूप से ये जो निर्णय एससीओ संगठन पर, एससीओ मंच पर लिए जाएंगे, और जैसा कि मैंने प्रारंभ में निवेदन किया कि लगभग 3 अरब से अधिक जनसंख्या वाला संगठन, 40% विश्व की आबादी, और वो निर्णय लेने के बाद में पुनः मैं दोहराना चाहता हूँ कि शर्त यह है जो निर्णय लिए जाएं उसका क्रियान्वयन हो जाए। अगर ये होता है तो निश्चित रूप से वैश्विक व्यवस्था में एससीओ संगठन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और आर्थिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध, तकनीकी संबंध, आतंकवाद के खिलाफ और सीमा विवाद भी हैं कई कंट्रीज़ के देशों के बीच में, तो वो सभी विषयों पर एक सकारात्मक एक अच्छी पहल हो सकती है, सकारात्मक परिणाम निकल सकते हैं जो सभी के लिए कल्याणकारी होंगे। लेकिन वही बात है कि जिस प्रकार से वर्ग की 4 भुजाएं बराबर होती हैं, तो हर विषय पर उस सिद्धांत का पालन किया जाए, दोहरी नीति ना अपनाई जाए, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत वैल्यू एडिशन देगा वैश्विक व्यवस्था में। एम्बेसडर सेठ, आपने देखा कि इस ये जो सारी एससीओ समिट रही उस दौरान, उससे ठीक पहले ज़ेलेंस्की साहब ने फ़ोन किया प्राइम मिनिस्टर को, और उसके अलावा जो भारत की पोजीशनिंग है, किस तरह से आप देखते हैं कि वैश्विक मंचों पर जो भारत का प्रभाव है वो लगातार बढ़ रहा है और एससीओ उसमें एक और क्रेडिट ऐड करता हुआ नजर आ रहा है? आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल, मैं इससे सहमत हूँ। और जैसे उन्होंने कहा हमारे को पैनलिस्ट ने कि ये अलग इसका मकसद है और ब्रिक्स का अलग है, और जितने और मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन सबका मकसद अलग अलग है, लेकिन ये एक और एक मंच है जहां भारत और एक्टिव होने के और अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए सक्षम है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक इसलिए बहुत इम्पोर्टेंस अभी, और जैसे मैंने कहा वैश्विक जो परिवर्तन एनवायरनमेंट अभी जो है, पर्यावरण जो है अभी, उसमें एक अहम भूमिका भारत की, क्योंकि जो भी कहें आप, इसका ओरिजिनली हम लोग ओरिजिनल उसमें नहीं थे सेटिंग अप में, लेकिन अब हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारी डेवलपमेंट है, हम इकोनॉमी और हर एक चीज में काफी हम आगे हैं, बड़ी मार्केट है, सब लोग इसलिए भारत की तरफ देख रहे हैं जी लीड करें और शो द वे। तो आई थिंक इन मेनी वेज एक राह यहाँ पर जरूर भारत दिखा रहा है। अरुण हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरुण, यहाँ पर सभी की निगाहें थी उस मुलाकात पर जो आज हुई प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी की, और उसको लेकर काफी अच्छी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही हैं। किस तरह से एससीओ शिखर सम्मेलन इस वक्त आगे बढ़ रहा है और क्या कुछ अपडेट आप देंगे हमें तियानजिन से? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर हम लोकल मीडिया ने चाइनीज मीडिया की बात कर ले, और जो यहाँ पे जो इंटरनेशनल मीडिया आई है अलग अलग एससीओ मेंबर कंट्रीज से, वहाँ की अगर बात करें तो उनकी जो निगाहें थी, वो प्राइम फोकस उनका ये था कि आखिरकार इंडिया और चाइना प्राइम फोकस इन 2 कंट्रीज पर रहा है। इनकी मीटिंग्स को लेकर के, इनके वीडियोस को लेकर काफी एक तरह से लोगों में उत्साह रहा है, और वो इस वजह से भी है कि भारत और चाइना जिस तरह की दोनों लीडरशिप ने बयान दिए हैं, जो अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बात कही है, एक तरफ शी जिनपिंग कहते हैं कि ड्रैगन एंड एलिफेंट, वो दोनों को एक साथ आना पड़ेगा, दोस्ती करनी होगी क्योंकि हम कोलैबोरेट कर सकें, क्योंकि आप भारत और चाइना जैसे हिस्टोरिकल कल्चरल पार्टनर्स रहे हुए हैं। वही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी अरुण आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। फैमिली फोटो और वेलकम आ चुकी है, उसको दिखाना चाहेंगे, उसकी तस्वीरें अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरह से कहा जाए तो स्वागत इस्तकबाल, ये जो एससीओ के सभी सदस्य देश हैं उनके साथ पे जो फोटोग्राफ है उस पर उस सेशन में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका स्वागत चीन के राष्ट्रपति ने किया है। और ये तस्वीर दरअसल जिसमें कहना चाहिए कि यादगार इस लिहाज से रहेगी कि याद रखा जाएगा कि किस तरह से जियोपॉलिटिक्स में जब बदलाव होता है और किस तरह से कोई भी देश अगर कहा जाए तो वो परमानेंट शत्रु या मित्र नहीं है। और ये वक्त की नज़ाकत के साथ बदलती हुई जियोपॉलिटिक्स के साथ ये तय होता है कि देश किस तरह से आपस में रिश्तों को कभी नरम कभी गरम रखते हैं, अगर इसको सीधे तौर पर रखा जाए। प्रोफेसर द्विवेदी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल की निश्चित रूप से बदलती हुई विश्व स्तर पर जो भू राजनीति है उस संदर्भ में इसको देखा जाए। और अगर आप देखें चाइना से लेके रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जी, भारत, जी, ईरान, इसमें जो इकोनॉमिक आर्थिक जो सिद्धांत है, डिमांड एंड सप्लाई, जी जी जी, एनर्जी इंटेंसिव ग्रोथ है, जी, आर्थिक साधन वहाँ उपलब्ध हैं, हाँ, तो ये सबके लिए कल्याणकारी। ऑन ग्राउंड चलते हैं, हमारे साथ में अरुण जुड़े हुए हैं तियानजिन से इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए। बिल्कुल अरुण, यहाँ पर सहयोग, संवाद और एक सामरिक संतुलन की नई सोच के साथ ये तस्वीरें सामने हमें दिख रही हैं। तमाम सदस्य देश नजर आ रहे हैं। क्या कुछ अपडेट आप दे रहे हैं तियानजिन से? देखिए, अपडेट इस समय पर यही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस समय पर एससीओ समिट के अंदर जो एक तरह से ऑफिशियल जो एक फोटो अप होता है उसके अंदर उन्होंने शिरकत की है। और जाहिर सी बात है, हम लोग जो इस समय पर ये देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का स्वागत जो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने उन्होंने किया हुआ है। देखिए हाँ, और कहते भी है कि पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो ये जो तस्वीरें हैं अपने आप में बयां करती हैं कि आखिरकार जो एससीओ एज ए ग्रुपिंग की अगर बात की जाए तो उसका विजन वो क्या लेकर के आगे चलना चाहता है। आपको याद होगा कि जब एससीओ की चेयरमैनशिप भारत के पास में थी तो भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से सिक्योर नाम का मंत्र दिया था, SECURE। इस सिक्योर नाम के मंत्र को कहीं ना कहीं वो और एक्सटेंड करना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी यहाँ से। एस का मतलब सिक्योरिटी, ई का मतलब इकोनॉमिक, सी का मतलब कनेक्टिविटी, क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज अभी इस ग्रुपिंग का पार्ट है, यू का मतलब यूनिटी, इसकी आज बात चल रही है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी साफ तौर पर कहा है कि हम लोग जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी होती है, जो विश्वास होता है रिश्तों के अंदर, वो रहना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए एक तरह से अगर रिश्तों की बात की जाए तो उस पर फोकस रहा है। और जाहिर सी बात है, आर का मतलब रिस्पेक्ट और ई का मतलब एनवायरमेंट। तो ये वो 2018 में दे चुके हैं। उसी चीज को कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे हो सकता है एक्सपैंड या फिर आगे ले जाते हुए दिखाई देंगे। फोकस पूरी तरह से इस बात पर है कि प्राइमरीली अब भारत और चाइना की अगर हम बात करें इस ग्रुपिंग के अंदर, तो वो ग्रुपिंग एक तरह से किस दिशा की तरफ जाते हैं यहाँ पर इस पूरे नए डेकेड को आप कह सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि फोकस इस नए डेकेड का है पूरी तरह से एआई के ऊपर, रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर और ज्यादा से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ फिजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बढ़ाने को लेकर के ऊपर। तो जो फोकस रहेगा, भारत और चाइना की बात की जाए तो वो लोग कल्चरली अपने आप को और नजदीक लाने की कोशिश कर रहे हैं, पीपल टू पीपल कनेक्ट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी हाईलाइट किया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत होती है, न्यू जो डायरेक्ट फ्लाइट से उसकी शुरुआत की जा रही है। तो पीपल टू पीपल कनेक्ट को स्थापित किया जा रहा है, बेहतर करने की दिशा में काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस बात पर भी फोकस किया जा रहा है कि कैसे इंफ्रा, एआई और रेयर अर्थ मिनरल्स के सेक्टर के अंदर कैसे कोलैबोरेशन किया जा सके, इस बात पर भी निगाहें रहेंगी। बिल्कुल। तो और वैश्विक मुद्दों पर साझेदारी, ये भी एक अहम कड़ी। बिल्कुल, आतंकवाद का जो मसला है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फोरफ्रंट पे रहने जा रहा है, क्योंकि इस बात को हम जानते हैं कि एससीओ एज ए ग्रुपिंग की अगर बात की जाए तो आतंकवाद का मुद्दा पहले भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कई सारे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर इस मुद्दे को उठाया हो, चाहे आप G20 की बात कर लीजिए, ब्रिक्स फोरम की बात कर लीजिए, एससीओ की बात कर लीजिए। तो आतंकवाद, इस बात को हम जानते हैं कि जो इसका जो रेट्स मैकेनिज्म है उसके तहत जाहिर सी बात है फोकस इस बात पर रहता है कि कैसे आतंकवाद पर लगाम लगाई जा सके। प्राइम मिनिस्टर मोदी कई मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर साफ कह चुके हैं कि ये वो वक्त अब नहीं है कि आप गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म के बीच में भेदभाव करें। आतंकवाद ही होता है। दूसरी बड़ी बात, जो टेरर के जो फाइनेंसिंग सोर्स हैं उसको आप कैसे कट डाउन करें, उस पर कैसे आप नकेल कर सकें, क्योंकि ज्यादातर होता है कि जो टेरर फाइनेंसिंग होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है टेरर को बढ़ावा देने की दिशा में, तो उसको कहीं ना कहीं काटने की जरूरत है। नए नए मोड जनरेट हो रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी फॉर दैट मैटर हो गया, जो टेरर को फाइनेंस करते हैं, बहुत आसान हो गया टेरर फाइनेंसिंग को करना। तो इसमें कैसे कोलैबोरेशन बनाया जा सके, कोलैबोरेटिव अप्रोच हो सके, इस बात पर फोकस रहता हुआ दिखाई देता है। तो एससीओ हो सकता है क्योंकि न्यू एज टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई का इस्तेमाल हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल हो रहा है, पैसों को आदान
आदान प्रदान करने में सोर्स पता ही नहीं चलता है कि आखिरकार फाइनेंसिंग का कौन है, तो कैसे पता चलेगा कि एक देश से दूसरे देश में पैसा कैसा जा रहा है, आतंकवाद को कैसे लगाम लगाया जा सके। बिकॉज डार्क वेब जिसकी हम बात करते हैं वो बहुत बड़ा एक तरह से रोल प्ले कर रहा है आज की तारीख में टेरर को फाइनेंस करने की दिशा के अंदर। पहलगाम अटैक के बाद में जाहिर सी बात है इन तमाम मुद्दों को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत लाइकली हैं इस एससीओ के पटल पर रखेंगे। बिल्कुल अरुण, आप नजर बनाए रखिए, बेहद महत्वपूर्ण इस बैठक को आप तियानजिन से कवर कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। लेकिन हम आपसे समय समय पर और अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल दर्शकों यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो एससीओ से जुड़ी हुई खबरें, वहाँ की जो अपडेट्स हैं वो तो हम आपको दिखाएंगे ही, हमारे साथ खास मेहमान बने हुए उनके साथ ये चर्चा भी जारी रहेगी। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं PM@SCO क्षेत्रीय सहयोग से वैश्विक प्रभाव तक। बिल्कुल, क्षेत्रीय सहयोग से वैश्विक प्रभाव तक, क्षेत्रीय सहयोग की बात हो रही है SCO में और उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर होगा। इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं। एम्बेसडर मंजू सेठ हमारे साथ बनी हुई हैं और हमारे साथ प्रोफेसर द्विवेदी बने हुए हैं। प्रोफेसर द्विवेदी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसी संगठन की सफलता की बात करते हैं, आपने कहा कि स्क्वायर जस्टिस होना चाहिए। किस तरह से ये सुनिश्चित हो, क्योंकि अगर कुछ देश इसमें अपनी मनमानी जब चाहें तब करें, जब चाहें, यानी कि अपने हिसाब से अगर वो बिहेवियर चेंज करते रहते हैं, कैसे इसकी सफलता सुनिश्चित करेंगे? और इन तस्वीरों पर भी आपका प्रतिक्रिया चाहेंगे, जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं। जी देखिए, तस्वीरों पर तो मेरी प्रतिक्रिया यही है कि बहुत ही सकारात्मक और अच्छी हैं और निश्चित रूप से एक अच्छा माहौल बन रहा है। लेकिन अगर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पिछले 25 वर्षों की यात्रा पर हम एक आलोचनात्मक दृष्टि डालें, आलोचनात्मक उसका विश्लेषण करें, तो हम ये पाते हैं कि कई विषयों पर दोहरी नीति रही है। विशेष तौर से चलिए हम आतंकवाद को ले लेते हैं। जैसा कि अभी हमारे रिपोर्टर बता रहे थे वहाँ से, ये पूरे विश्व को पता है कि भारत में जो आतंकवादी घटना हुई उसको कहाँ से, और क्या आपको लगता है कि SCO के मेंबर कंट्रीज़ को पता नहीं था? एक तो इसलिए ये दोहरा मापदंड है। तो उसको जब मैं कहता हूँ कि वर्ग की भुजाओं की चारों बराबर होती हैं, उसी हिसाब से रखा जाए। और यही कारण था कि रक्षा मंत्री का जब वहाँ पर मीटिंग हुई तो वो कंसेंसस नहीं बना और स्टेटमेंट इशू नहीं हुआ। तो यदि सफल बनाना है तो हमें द्विपक्षीय जो विषय हैं उनको दरकिनार करके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत को लेते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। जो सही होगा वो सही कहना होगा, जो गलत होगा वो गलत कहना होगा। दोहरी मापदंड अगर रहा तो सफलता की संभावनाएं कम है। एक दो, सभी मेंबर कंट्रीज को आप देख लीजिए। कनेक्टिविटी के विषय हमारे रिपोर्टर कह रहे थे, ये विन विन सिचुएशन होगी अगर कनेक्टिविटी भारत से और चाइना से और बेलारूस रशिया तक, ये पूरे आप क्षेत्र को देख लीजिए, तो सबके विकास के लिए अच्छा होगा अगर ये आपस में ये मूर्त रूप ले सके। हाँ, अगर इसको ले लिया जाए तो परफेक्ट मैच है, परफेक्ट मैच है। और जैसा कि मैंने कहा कि 40% विश्व की आबादी का क्षेत्र, 25% विश्व सकल उत्पाद लगभग यहाँ से है। तो क्या आपको लगता है कि अगर सब मिलकर के बिना किसी दोहरे मापदंड के कार्य करेंगे तो उसका न सिर्फ प्रभाव क्षेत्रीय स्तर पर होगा, मेरा विश्वास है उसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर होगा, और वैश्विक स्तर पर जो प्रभाव पड़ेगा उससे एक उसकी डेवलपमेंट पे बहुत अंतर पड़ सकता है। बिल्कुल। तो आर्थिक लाभ का भी यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि वो एक अहम कड़ी है इन सब तमाम सदस्यों का एक साथ आने के लिए। एम्बेसडर स्टेट, SCO की छतरी के नीचे आप भारत के लिए क्या सबसे बड़ा अवसर देखते हैं? यहाँ पर बात हो रही है ऊर्जा सुरक्षा की भी और क्षेत्रीय व्यापार की भी। किस तरह से उसको एक मुमकिन करता हुआ नजर आ सकता है भारत? थोड़ी मुश्किल चुनौती है, चैलेंज है ये, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। क्योंकि लेकिन अब जो
टैरिफ्स की वजह से वहाँ से जो हमारे एक्सपोर्टर्स को, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स को, एसएमईज को जो धक्का पहुंचा है, उनके लिए ऑल्टरनेटिव मार्केट्स ढूंढने में हमें यहाँ बिल्कुल प्रमोट करना पड़ेगा। और अलग अलग जो कंट्रीज के साथ प्रधानमंत्री जी की, उनके लीडरशिप के साथ बात होगी, उसमें भी मुझे लग रहा है ये मुद्दा रेज करेंगे जरूर, और ताकि एक न्यू मार्केट मिले, नए मार्केट्स मिले हमारे प्रोडक्ट्स के लिए। लेकिन साथ में कंट्रीज का एक और इन्वेस्टमेंट इनवाइट करें इंडिया में, दोनों चीज़ों की हमें इसमें ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे मिडिल ईस्ट के भी कुछ कंट्रीज, बड़ी कंट्रीज हैं जिनके पास हमें जहाँ से इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए, और प्रोडक्ट्स भी वहाँ जाने की उम्मीद है। तो मुझे लग रहा है कि उससे ये सब चीज़ें मल्टीलैटरल बेसिस पे भी प्रमोट होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, और बायलैटरल बेसिस पे भी द्विपक्षीय भी बात होगी। मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये जो लीडरशिप है इस वक्त एससीओ की, इकोनॉमिक चीज़ों के ऊपर भी, अर्थव्यवस्था के ऊपर, और नए उसको कैसे सबके लिए विन विन सिचुएशन करने के लिए भी बातचीत जरूर होगी। मेरा मानना है सिक्योरिटी यस, एनर्जी सिक्योरिटी यस, सब चीज़ों पे बात होगी। काउंटर टेररिज्म पे जैसे आपने अभी कहा, बात बहुत ज़रूरी है। और फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म की मैं यहाँ कहना चाहूँगी, चाहे अपनी जो पहले बात हुई थी, FATF का जो रोल है इसमें बहुत अहम है। लेकिन फिर मैं ये कहती हूँ FATF भी जो मेन उसका जो एजेंडा रहता है वो आई थिंक इट इज़ कंट्रोल्ड वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा। इसलिए हम देख रहे हैं कि ग्रे लिस्ट में और ब्लैक लिस्ट में डालने में सब लोग कतराते हैं, FATF पाकिस्तान को डालने से, चाहे बहुत सारी फंडिंग वहाँ से आती है और क्लियरली आती है। लेकिन साथ में जो क्रिप्टो करेंसी की नई चैलेंजेस है, इसमें आई थिंक न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए, AI को यूज करना चाहिए, और अदर थिंग्स टू प्रिवेंट, टू स्टॉप बिल्कुल फाइनेंसिंग ऑफ एनी काइंड, एक्सेस टू फाइनेंसिंग ऑफ एनी काइंड। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी एक सॉर्ट ऑफ इनविजिबल काइंड ऑफ करेंसी बन गई है, बिहाइंड द सीन्स बन गई है, जो किसी को नजर नहीं आती, इससे ज्यादा फोकस नहीं होता। बट SCO देशों को बिल्कुल इस पर फोकस करना चाहिए, फाइनेंसिंग को रोकना पड़ेगा। एक में भी, और इससे आर्थिक डेवलपमेंट भी होगा। अगर फाइनेंसिंग इन चीजों में की बंद हो जाए तो आर्थिक डेवलपमेंट की तरफ फोकस कर सकते हैं सब कंट्रीज, और डेवलपमेंट हो सकती है। निश्चित तौर पर आर्थिक डेवलपमेंट की तरफ फोकस कर सकते हैं। प्रोफेसर द्विवेदी, अगर हम इसी बात को आगे बढ़ाएं और इस आलोक में इस बात को देखें, ट्रंप टैरिफ के आलोक में, और ये समझने की कोशिश करें कि जब SCO की छतरी के नीचे ये देश हैं, और ख़ास तौर पर चीन के साथ हम जब अपने व्यापार को और बढ़ाने की बात कर रहे हैं, कैसे आप देखते हैं कि ये एक अवसर है हमारे देश के लिए कि कुछ गेन किया जाए? क्योंकि ये सभी उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ बदलेगा, क्या बदलेगा, कैसे बदलेगा, ये समझने की ज़रूरत है। देखिए, ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी पर बात करने से पहले मैं एक आप निवेदन करूं, भारत और चीन के बीच अच्छे संबंध न सिर्फ दो देशों के लिए, न सिर्फ साउथ एशिया के लिए, न सिर्फ एशिया के लिए, बल्कि विश्व के लिए अच्छा रहेगा। जी, मेरा इसमें विश्वास है। जो हमारे बीच मतभेद हैं सीमा विवाद को लेके, वो द्विपक्षीय रूप से शांति वार्ता से हल होने चाहिए, और उसके पश्चात दोनों देशों के बीच बहुआयामी सहयोग विश्व के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। एक, अब टैरिफ, US प्रेसिडेंट की टैरिफ पॉलिसीज, तो उसका विरोध तो उस देश में हो रहा है, उसका विरोध कई देशों ने किया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने उसका विरोध किया हुआ है। निश्चित रूप से जिसको हम कहते हैं कि कन्वर्ट द चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज, अगर ये चैलेंज ट्रंप की इस पॉलिसी से, और मैं अगर शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ इसलिए कि प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से उनके कथनी और करनी में जो अंतर है जी, वो आने वाले समय में आपको दिखेगा। तो मेरा पूरा विश्वास है कि चाहे वो स्मॉल मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज हों या आर्थिक क्षेत्र के कुछ खास क्षेत्र हैं जिन पर कि उनका सीधा प्रभाव पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से इस बदलती हुई परिस्थिति में
वो इस चुनौती को अवसर में बदलने की क्षमता भारतीय नागरिक, भारतीय संगठन, भारतीय आर्थिक संगठन रखते हैं और निश्चित रूप से रखा जाएगा। ये एक बार नहीं, इससे पहले भी बहुत प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए हुए हैं और जिसका लगभग प्रभाव शून्य रहा है, चाहे 1998 ले लीजिए या उससे और पहले आप जाके ले लें। तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा तरजीह नहीं देता हूं, बल्कि मैं ये कहूँगा, वित्त मंत्री का बयान ये भी आया था कि वेरी सून विल बी ऑन द सेम पेज इंडिया। जी एग्जैक्टली। ये दरअसल ये जो जया ने अभी कोट किया, इसके भी मायने निकाले जाने चाहिए कि जब प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं तो जो हम संदेशों की बात कर रहे हैं, जो जया ने दरअसल बात कही, इसको भी थोड़ा सा आप बताने की कोशिश करिएगा। जी सर, आपसे देखिए, कई उनके जो साथी हैं, उनके मंत्री हैं, उनका जो वक्तव्य आया है, उन्होंने यही कहा है कि हमारी संस्कृति, हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, हमें एक साथ रहना होगा। यही वक्तव्य आया है उनके मंत्री महोदय का। तो ये इस दिशा की ओर इशारा कर रहा है, इंगित कर रहा है कि आने वाले समय में संभवतः ये स्थिति बहुत जल्दी नियंत्रण में आ जाएगी। और अगर नहीं भी आती है तो मेरा पूरा विश्वास है कि इस छोटी सी चुनौती को भारत का उद्यमी अवसर में बदल के और आगे बढ़ेगा। एम्बेसडर सेठ, यहाँ पर भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार फिर से शुरू हो रहा है। किस तरह से देखती हैं आप? अगर हम 2024 और 25 की बात करें तो कुल 127 बिलियन डॉलर से अधिक रहा भारत और चीन का व्यापार, लेकिन कहीं ना कहीं ये इसका फायदा ज़्यादा चीन के पक्ष में रहा है। कैसे इस व्यापार संतुलन को लेकर या भारत चीन व्यापार को बढ़ाने के लिए किस तरह से और ठोस कदम उठाए जा सकते हैं, अगर खास तौर पर हम संतुलन बनाने की बात करें तो? संतुलन तो बहुत मुश्किल है बनाना, क्योंकि जमीन आसमान का फर्क है और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है और जो प्रोडक्शन कॉस्ट हैं बहुत हाई हैं, हम उनको मैच ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन साथ में एक जो पॉजिटिव स्टेटमेंट चीन की तरफ से आया है कि वो इनकरेज करेंगे इंडिया से इंपोर्ट्स करने का, और कई चीज़ें जो वहाँ उनको इतनी अच्छी से नहीं मिल रही हैं यहाँ इंडिया से इंपोर्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि उस पर भी वो एक्शन लेंगे और प्रोडक्ट्स चीन इंडिया से एक्सपोर्ट होंगे। और साथ में बॉर्डर के खुलने से भी, बॉर्डर ट्रेडिंग पॉइंट्स जो खुलने की बात हो रही है, तो वहाँ से भी डेफिनेटली थोड़ा सा ट्रेड और बढ़ेगा। इंडिया से काफ़ी चीज़ें जाती हैं बॉर्डर के थ्रू, फ्रेश प्रोडक्ट्स और अदर छोटे मोटे आइटम्स बॉर्डर्स पे और काफ़ी जाते हैं। लेकिन अगेन बहुत सारे प्रोडक्ट्स चीन के ही इंडिया में आते हैं वहाँ से भी, क्योंकि उन्होंने इकोनॉमीज ऑफ स्केल को लेके के प्रिंसिपल को लेके इतने प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग है वो इतनी कम कर दी है कि वो और उसको इतना और प्रोडक्ट्स इन द मार्केट को इतना अनकम्पिटिटिव कर दिया है। इंडिया में भी आप देखिए, जो पहले यहाँ पे बनती थी चीज़ें सस्ती बनती थी, उससे भी सस्ता वहाँ से आता है, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो उन्होंने जो वो चाहे वो अपना सब्सिडाइज करते हैं, जो भी उन्होंने तरीका अपनाया है, उनके जो प्रोडक्ट्स और चाहे हमेशा क्वालिटी कंट्रोल नहीं रहती है वहाँ पे भी उनके प्रोडक्ट्स में, बट क्योंकि इतना सस्ता मिल रहा है तो लोग खरीदने को तैयार हैं। तो जब तक वो नहीं बदलेगा मुझे नहीं लग रहा कि बहुत फर्क कर पाएंगे। और हमें अपना प्रोडक्टिविटी, हमारे कॉस्ट और हमारी क्वालिटी को अगर हम मेंटेन करेंगे अपने आप, हमारे विद इन द कंट्री ऑल्सो लोग फिर से हमारे निवेश संतुलन को सुधार सकते हैं, फिर निवेश संतुलन को। जी प्रोफेसर द्विवेदी, भारत की जो ब्रिक्स की अध्यक्षता है उसको चीन का समर्थन है और कहा है कि उसके लिए समर्थन दिया। किस तरह से इसका द्विपक्षीय और वैश्विक इसका प्रभाव, रणनीतिक प्रभाव कैसे इसको देखते हैं आप? नहीं, बहुत अच्छी एक सकारात्मक, और ब्रिक्स जिस हिसाब से ब्रिक्स का जो एजेंडा है वो विश्वव्यापी एजेंडा है। उसमें जिस प्रकार से उसका विकास हुआ है, मेंबरशिप आप देखें बढ़ी हुई है, तो और ग्लोबल साउथ के विकास की बात कर रहा है कि जो कंट्री पिछड़े हुए हैं। और मेरा विश्वास ये है इसको किसी भी तरह से इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए कि एक डी-डॉलराइजेशन की तरफ कदम, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल साउथ में जो विकास हो वो अच्छा हो और अच्छी पहल है। और ब्रिक्स, मेरा मानना ये है कि ब्रिक्स की सफलता की संभावनाएं बहुत हैं और निश्चित रूप से ब्रिक्स सफलता की ओर बढ़ेगा।
जी 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 जी, निश्चित तौर पर असल में मैं इस आलोक में भी इसको पूछ रहा था क्योंकि यूएस के का जो अभी ट्रम्प टैरिफ की बात हो रही है और उसके बाद जैसे आपने कहा ना कि डी डॉलराइजेशन से इसका संदर्भ नहीं निकाला जाना चाहिए, फिर भी इसका संदेश जरूर इसमें जाता है। देखिए, अभी द्विपक्षीय अगर व्यापार देखें, रूस भारत के बीच, ईरान चीन के बीच, ईरान रूस के बीच, वो अपनी करेंसी में व्यापार कर रहे हैं। ब्रिक्स की कोई कॉमन करेंसी नहीं है, लेकिन द्विपक्षीय व्यापार वो अपनी करेंसी में कर रहे हैं। तो इस कोई डी डॉलराइजेशन नहीं हो रहा है। एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कि भाई ये डॉलर को कमजोर करेगा। देखिए, अब वो वक्त निकल गया है, तीर जो है निकल चुका है कमान से। इसको विश्व माने या ना माने, ये द्विपक्षीय व्यापार, बहुपक्षीय व्यापार का आधार सिर्फ एक मुद्रा नहीं रहने वाली है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक मल्टीपोलरिटी होने चाहिए, न सिर्फ पॉलिटिक्स में बट इकोनॉमिक्स में भी, और वही विश्व के लिए सदुपयोगी है, वही विश्व के कल्याण के लिए अच्छी है। यूनिपोलरिटी चाहे वो राजनीतिक हो या आर्थिक हो, वो विश्व के कल्याण के लिए सर्वथा अनुचित है। बिल्कुल। तो जिस ग्लोबल अलायंस को लेकर हमने बात लगातार हम कर रहे हैं, भारत की विदेश नीति में भी हम उस बदलाव को हमने देखा है। जिस तरह से भारत की जो विदेश नीति में जिस तरह का बदलाव हुआ है 2014 के बाद, एम्बेसडर सेठ किस तरह से देखते हैं? यहाँ पर बात एससीओ के मंच की हो रही है, तनाव की भी बात है, सहयोग की भी बात है, लेकिन कैसे एक संतुलित प्लेटफॉर्म हम इसे बना सकते हैं, जो कि तमाम तरह के समीकरण इस वक्त विश्व में नजर आते हैं, काफी बदली हुई समीकरण है। एक तरफ जहां भारत चीन के रिश्तों की बात हो रही है, वहीं कल जेलेंस्की ने जब बात की, फोन करके प्रधानमंत्री से बात की, तो कहीं ना कहीं रूस के साथ भी जो भारत का कनेक्शन है या रूस और चीन के बीच की जो साझेदारी है, वो भी कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म पे जो तस्वीर सामने आई वो साफ तौर पर नजर आती है। कैसे एक संतुलित प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें, एक संतुलन, रणनीतिक रूप से एक संतुलन साधने की बात करें, क्या वो मुमकिन नजर आता है? नहीं, थोड़ा मुश्किल तो जरूर होगा, लेकिन हाँ, हमें उस पर आई एम श्योर हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी जो पूरी डेलीगेशन है इससे जरूर इम्पोर्टेंस देगी कि यहाँ पे कैसे इसको बैलेंस किया जाए, अलग अलग कंपीटिंग इंटरेस्ट को। और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है बिल्कुल बदलना ही पड़ता है, जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से अडेप्ट एंड अडॉप्ट करना ही पड़ता है, नहीं तो एक बिल्कुल अगर AI, मशीन लर्निंग, वो पॉसिबल आर्टिफिशियल नहीं। इंटेलिजेंस तो बिल्कुल बहुत जरूरी है कि उसको बिल्कुल अडेप्ट करें, और हम वो कर भी रहे हैं, और मुझे लग रहा है संतुलन लाने के लिए हमारा प्रयास रहेगा और उम्मीद है कि वो सफल रहे। जी बिल्कुल। प्रोफेसर द्विवेदी, जब हम बात करते हैं पीपल टू पीपल कांटेक्ट की और ये बात करते हैं कि भाई दो, लेकिन भारत और चीन के विशेष संदर्भ में जो टेंशन कुछ समय पहले तक थी वो डिफ्यूज हो जाए, और डिफ्यूज हो भी गई है, लेकिन उसके साथ ही साथ में ये दोनों देशों के नागरिकों के मन में भी एक मित्रता का भाव, ये जब तक नहीं आएगा तब तक शायद बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ नहीं सकती। कैसे इसको देखते हैं कि ये इन चीज़ों पर भी और जोर दिए जाने की ज़रूरत है, और कम से कम चीन के पक्ष से कुछ ऐसे संकेत ज़रूर मिलने चाहिए जिससे लोगों का थोड़ा विश्वास बन सके? विश्वास जमता नहीं है अभी तक। नहीं, विश्वास बनना चाहिए। जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि भारत और चीन के बीच सहयोग, आर्थिक, आम आदमी से आम आदमी, पीपल टू पीपल जो आपके रिलेशंस हैं, अगर ये होते हैं तो उसका प्रभाव द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्तर पर पड़ता है। जब हम डिफेंस में बात करते हैं, डिफेंस कॉम्प्लेक्स की, तो कल्चरल कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें हम, तो ऐतिहासिक रूप से देखेंगे यहाँ की जनता और चीन की जनता के बीच संबंध रहे हैं, सांस्कृतिक रूप से आदान प्रदान हुआ है। जो एक विषय सीमा विवाद है उसका हल बातचीत से ही निकलेगा, और दो ही देश निकाल पाएंगे और कोई नहीं निकाल पाएगा। तो उसका समाधान आवश्यक है, और दोनों देशों के लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा कि आपस में मिलजुल करके आर्थिक नीति, आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक सहयोग, विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग, जिसमें कि मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, ऐसे कुछ विषय हैं जिनको कि सम्मिलित किया जा सकता है। और जैसा कि अपनी विदेश नीति बहुआयामी है, उसमें कोई हमारे लिए सबसे प्रथम ये हमारे राष्ट्रीय हित क्या हैं,
अपने राष्ट्रीय हितों को केंद्र बिंदु में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। बदलती हुई परिस्थितियों में भी हमें अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखना है। चुनौती कितनी भी बड़ी हो, उस चुनौती को हमें अवसर में बदलना है। तो असंभावनाएं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मजबूत है अपनी स्थिति, लेकिन ये अच्छा रहेगा कि ये दोनों देश आपस में अपनी समस्या का समाधान करके आगे बढ़ें और विश्व व्यवस्था में एक सकारात्मक सहयोग दें, जिससे कि जो मल्टीपोलरिटी हो और वो सबके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो एआई और साइबर सिक्योरिटी, नए विश्व की जो चुनौतियां हैं उस पर भी जाहिर है चर्चा हो रही होगी, लेकिन यहाँ पर सॉफ्ट पावर की बात हुई है। तो एम्बेसडर सेठ, यहाँ पर भारत ने वाराणसी को एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी बनाकर जो सॉफ्ट पावर का, भारत के जो सॉफ्ट पावर है उसका एक बहुत ही सशक्त उदाहरण यहाँ पर पेश किया है। क्या ये भी कूटनीति का एक नया मॉडल बन सकता है? सॉफ्ट पावर हमेशा एक हिस्सा रहा है कूटनीति का और हमारी डिप्लोमेसी का। हाँ, अलग अलग समय पे अलग अलग चीजों को महत्व दिया जाता है, लेकिन हाँ, सॉफ्ट पावर एक बहुत इम्पोर्टेंट एक मीडियम है जिसके थ्रू पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाए जा सकते हैं, जो पॉलिसी के ऊपर भी इम्पैक्ट करते हैं। पीपल टू पीपल का अच्छा कांटेक्ट रहता है, अच्छे संबंध रहते हैं, तो वो उस पर भी अच्छा असर पड़ता है एट द गवर्नमेंट लेवल। लेकिन एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि जो वहाँ के जो लोग हैं, बहुत चीन में एक चीज जो मैंने देखी थी, वहाँ उनको सिखाया जाता है, जो मैंने कभी इनफॉर्मल इंटरेक्शन हुए हैं बहुत साल पहले जब मैं हांगकांग में पोस्टेड थी, जो आम आदमी थे वहाँ पे, वो उनको वो कहते थे, आके मेरे से पूछते थे आप कहाँ से हैं। जैसे मैं बोलती थी हिंदुस्तान से हूँ, तो वो मुंह बना के वहाँ से करके चले जाते थे। कई आते थे आप क्या पाकिस्तान से हैं? अगर मैं कहती नहीं, पहले तो हंसते हुए आते थे कि आप पाकिस्तान से हैं क्या। जब मैं बोलती थी नहीं मैं हिंदुस्तान से हूँ, तो उनका शक्ल बदल जाती थी और बड़े डिसमिसिव वे से और हेटफुल काइंड ऑफ कि हम आप यहाँ कहाँ से क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड दे हैड। तो वो मेरे को लग रहा है, क्योंकि और किसी ने मुझे बताया कि उनके स्कूलों में ये सिखाया जाता कि पाकिस्तान हमारा फ्रेंड है लेकिन इंडिया हमारा एनिमी है। इस किस्म का वहाँ पे नैरेटिव बिल्डिंग चल रहा है बचपन से। और वही मैंने देखा कि पाकिस्तान में भी बताया गया हमें कि वहाँ पे भी ऐसा ही होता है। फिर बांग्लादेश में जब मैं थी वहाँ पे भी यही था। तो ये जो पीपल टू पीपल के जो कनेक्शन है और जो कॉन्टैक्ट्स है, ये तभी बढ़ेंगे जब ज़्यादा एक्सचेंजेस होंगे और जब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ से वहाँ जाएंगे, और जो कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं, जो स्टूडेंट्स इन्होंने यहाँ आके पढ़ाई की है, जो आके यहाँ पे आर्ट और ये डांस वगैरह सीखा है, उनका नज़रिया बिल्कुल अलग होता है। तो कि सॉफ्ट पावर के थ्रू ही हम नज़रिया बदल सकते हैं। और हर एक जो हमारे जो स्कॉलरशिप्स हैं, जो हमारे आईटेक प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ट्रेनिंग के, इन सब से बहुत फ़र्क पड़ता है। और लोगों के बीच में जब इम्प्रेशन अच्छे बनते हैं एक दूसरे के लिए, तभी जाके इनका इम्पैक्ट होता है पॉलिसी में। बिल्कुल। और एम्बेसडर सेठ, ये बदल रहे हैं क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें शुरुआत में हमने देखी, वहाँ पे चीनी कलाकार भारतीय वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, भारतीय धुनें बजा रहे हैं। वंदे मातरम की बहुत शानदार प्रस्तुति रही, चीनी कलाकारों द्वारा ओडिसी और भरतनाट्यम की बहुत ही शानदार प्रस्तुति रही। तो ये यानी कि भारतीय संस्कृति और कलाएं जिस तरह से वहाँ के लोगों ने आत्मसात की है, चीनी कलाकारों ने, यकीनन जो भारत की जो सॉफ्ट पावर है, कहीं ना कहीं उसने भारतीय संस्कृति की और भारतीय कलाओं की एक बहुत ही वैश्विक मजबूत पहचान बनाई है, अपनी छाप छोड़ी है। तो वो जो जिनका आप जिक्र कर रही हैं, आई थिंक वो तस्वीर काफी बदल चुकी है। अब पहले की बदल चुकी है, पर अभी भी थोड़ा बहुत है। और ये जो ICCR के स्कॉलरशिप्स के तहत आते हैं सब सीखने, उनका नजरिया बिल्कुल पॉजिटिव होता है इंडिया के लिए। और ये हम देख रहे हैं बहुत सालों से हो रहा है ये। लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ कि वहाँ पे वो भी मुझे कहा गया कि अभी भी थोड़ा बहुत लोअर लेवल पे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो सब आइडिया हो गया है, जो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं उनमें अभी भी थोड़ा सा एक फीलिंग है कि इंडिया हमारा दोस्त नहीं है और पाकिस्तान हमारा दोस्त। जी 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 निश्चित तौर पर। एक और विषय में लाना चाहूँगा प्रोफेसर द्विवेदी, वो ये है कि जब लगातार आप देख रहे हैं हमारे जो टीवी स्क्रीन्स पर भी हम ये फ्लैश चला रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो द्विपक्षीय मुलाकातें हैं किन किन से हुई हैं, किस तरह से आप देखते हैं इन द्विपक्षीय मुलाकातों का? क्योंकि जो साइडलाइंस पर जो बैठकें होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण और ख़ासतौर पर सबकी निगाहें इस बात पर भी है कि रूस के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात होगी। हम वैश्विक समस्याओं की भी बात करते हैं, जब कल फ़ोन पर बातचीत हुई यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ में,
कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? नहीं, बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग्स होती हैं और रूस के तो राष्ट्रपति महोदय आएंगे भी, भारत आने वाले हैं और जो सब्सटेंशियल टॉक्स होती हैं हो जाती हैं, लेकिन इस समय फोकस जो है मूल रहेगा वो SCO पर, जो कि निश्चित रूप से मैं ये कहूँ कि जो भूत की बातें हैं भूल के आगे बढ़ा जाए, क्योंकि कुछ भी स्टैटिक नहीं है, यू नो एवरी। तो जो चीन के साथ ये है कि आज परिवेश बहुत अच्छा दिख रहा है, हवा में सकारात्मकता है। देखना ये होगा कि ये जो निर्णय लिए जाएंगे 31 अगस्त और 1 सितंबर, और जब 1 सितंबर को स्टेटमेंट, कॉमन स्टेटमेंट हुआ कि 1 वर्ष के पश्चात कितना प्रभावी ढंग से उस पर क्रियान्वित होता है, वो निश्चित करेंगे कि इस संगठन की सफलता कहाँ तक है। और साइडलाइंस पर जो मीटिंग होती हैं वो एक अच्छा एक होमवर्क कर देती हैं जब बायलैटरल मीटिंग होती है, निश्चित रूप से उसका पर, लेकिन इस समय मेन फोकस SCO पर ही रहेगा। जी जी। तो मैं तो ये कहूँगा कि इस समय तो बहुत कुछ अच्छा चल रहा है और ईश्वर करे ये अच्छा ही चलता रहे, ये आगे भी अच्छा कंटिन्यू रहे ये सभी के लिए। जैसे कि आपने शुरू में कहा कि ये केवल इस क्षेत्र के लिए नहीं, दोनों देशों के लिए नहीं, भारत और चीन, बल्कि पूरी दुनिया के लिए जरूरी है कि बेहतर संबंध हो। एक बात एम्बेसडर सेठ कि ये सारी चीजें तभी ठीक होंगी जब बेसिक्स ठीक होंगे। बेसिक्स ठीक होंगे यानी कि सीमा विवाद, जिस पर जो जिसको कहते हैं कि सबसे बड़ा एक, अगर आप किसी दूसरे देश की बाउंड्री का अतिक्रमण करने की कोशिश करें, बार बार करते रहें, तो ये कहीं भी मतलब शांति लंबे समय तक नहीं बनी रह सकती। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे जो मतभेद हैं वे विवाद में नहीं बदलने चाहिए। कैसे आपको लगता है कि ये जो SCO की मीटिंग है उसके बाद चीजें थोड़ी और कंसोलिडेट होगी, शांति की तरफ हम और बढ़ सकेंगे? बिल्कुल उम्मीद है कि ऐसा ही हो, और मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में ऐसा होगा भी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कह भी दिया है, चीन की तरफ से स्टेटमेंट भी आया कि हाँ वो बिल्कुल इसको सॉर्ट आउट करने के लिए NSA के साथ जो मीटिंग हुई थी उन्होंने कहा बिल्कुल इसके लिए एक मैकेनिज्म सेटअप करेंगे, डिमार्केशन हम शुरू करना चाहेंगे। हालांकि इंडिया के साथ ये बहुत सालों से बात चल रही है, डिमार्केशन हो, लेकिन उन्होंने फिर यूनिलैटरली बीच में अग्री करने के बाद स्टॉप कर दिया कि हम नहीं करना चाहते, क्योंकि वो चाहते थे कि इसको अलाइव रखेंगे तो उनका एक लेवरेज रहता है और एक पावर काइंड ऑफ एक्सर्ट प्रेशर पॉइंट एक्सर्ट करने के एक मुद्दा बना रहता है। तो इसलिए मुझे लग रहा है चीन ने इसको नहीं करना चाहा। हालांकि इंडिया ने हमेशा चाहा है कि इसको जल्दी से जल्दी डिमार्केट किया जाए, तभी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स को सेटअप, ग्रुप को सेटअप किया था ताकि जल्दी से जल्दी डिमार्केशन हो और दोनों ये मुद्दे सेटल करें, बाउंड्री के मुद्दे। तो अब एक पॉजिटिव स्टेप आया है कि वो फिर से कह रहे हैं हम रेडी हैं डिमार्केशन शुरू करने के लिए। तो अगर ऐसा होता है बहुत ही एक ये विन विन सिचुएशन होगी और बहुत एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा दोनों के बायलैटरल रिलेशंस में। और जैसे प्रेसिडेंट द्विवेदी साहब ने भी कहा, ये बिल्कुल दोनों देश साथ में काम मिलके करेंगे, कोऑपरेट करेंगे तो पूरे विश्व के लिए ही अच्छा, दोनों देशों के लिए तो अच्छा ही है ही, पर पूरे विश्व के लिए एक पॉजिटिव एक मैसेज भी जाएगा और एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी कि दोनों देश साथ में काम कर रहे हैं, राइवलरी नहीं कर रहे, compete करते रहें चाहे, लेकिन राइवल्स नहीं है, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और मुझे लग रहा है दोनों देश के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए है अगर ये बाउंड्री इशू जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो। बिल्कुल। यहाँ पर प्रोफेसर द्विवेदी, अगर हम थोड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के साथ देखें तो यहाँ पर चीन और रूस SCO को काफ़ी मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत अगर हम बात करें तो विभिन्न मंचों पर काफ़ी सक्रिय है। बात हो इंडो पैसिफिक की, क्वाड की, G7 में भी प्रधानमंत्री आमंत्रित देश के रूप में उन्होंने शिरकत की थी, वहाँ भी अहम मुद्दों को उन्होंने रखा था। ब्रिक्स, तमाम ऐसे बहुपक्षीय मंच है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के साथ भारत अपनी नई विदेश नीति के तहत काफ़ी पुरजोर तरीके से ग्लोबल साउथ की बात करें या भारत की बात करें तो अपनी आवाज़ रख रहा है। किस तरह से देखते हैं कि ये मल्टीलैटरल रणनीति जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र आती है, कैसे वो भारत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती नज़र आती है? फ़ायदेमंद से ज़्यादा मैं ये निवेदन करूँगा कि भारत के बढ़ते हुए आकार, प्रकार, प्रभाव आप जो भी कह लें, विश्व स्तर पर अनेक संगठन हैं
भारत उन संगठनों में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल। अपने राष्ट्रीय हितों को केंद्र में रखते हुए। क्वेड का मेंबर है भारत। क्वेड का मूल उद्देश्य है कि इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उसका किसी देश से कुछ लेना देना नहीं। अगर एक इंटरप्रिटेशन उसका ये किया जाता है कि क्वेड इज़ एंटी चाइना, तो ऐसा नहीं है। तो हमेशा ये क्षमता भारत के अंदर है कि वो विश्व स्तर पर अनेक संगठनों के अंदर रह कर के सकारात्मक भूमिका निभाते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए और एक मल्टी पोलर पॉलिटिकल इकोनॉमिक वैश्विक व्यवस्था में अपना सकारात्मक सहयोग देता रहा है। और अब जो भारत का आप भूमिका बढ़ती हुई देख रहे हैं, उसका हिस्सा भारत के अंदर का जनमानस है। उसके अंदर हमारी आर्थिक प्रगति है, उसके अंदर हमारी वैज्ञानिक प्रगति है, उसके अंदर हमारी सामरिक शक्ति है। क्योंकि अंततोगत्वा आपके अंदर जितनी आर्थिक ताकत होगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है, वही रिफ्लेक्ट आपकी विदेश नीति में होता है। और एक ऐसी विदेश नीति जो कि पंचशील का पालन करते हुए, जो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, उसका पालन करते हुए और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि वो डायनेमिज्म भारत की विदेश नीति में है और होना भी चाहिए। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि क्वेड में भारत का रोल किसी देश विशेष या संगठन विशेष के खिलाफ है, बल्कि एक अच्छी मल्टीपोलरिटी विश्व व्यवस्था के लिए अच्छा है। बिल्कुल। जो तस्वीर बदली है यहाँ पर वैश्विक मंच पर भारत को लेकर, चाहे बात हो विकास की, चाहे बात हो आर्थिक की, आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें या विभिन्न नीतियों को हम देखें, राजनीतिक स्थिरता को देखें, तो इस लिहाज से जो विश्वास भारत को लेकर बढ़ा है कहीं ना कहीं वो हर मंच पर साफ तौर पर नजर आता है। निश्चित तौर पर। और जैसा कि जय आपने कहा, विश्वास भारत के प्रति बढ़ा है, तो भारत का प्रभाव भी विस्तारित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वैश्विक नेता के रूप में उभरे हैं और ये हर मंच पर, हर वैश्विक मंच पर इसका प्रभाव साफ तौर पर दिखाई देता है और एससीओ में भी वो दिखाई दे रहा है। चीन के दृष्टिकोण से इस तरह की जो बातचीत है उसके भी अपने संदेश है, उसके भी अपने मायने हैं। और जो यहाँ से जो मैसेजिंग है वो सिर्फ इस पर्टिकुलर इलाके में, रीजन में नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो या जो दूसरे देश है, उन सब के लिए भी है। और बहुत सारे देशों के लिए ये पॉजिटिव मैसेजिंग भी है। इस बात को भी समझने की जरूरत है। जब हम सहयोग और समन्वय की बात करते हैं तो वो सहयोग और समन्वय यहाँ दिखाई देता है। तो फिलहाल इस चर्चा में हम इतना ही रखेंगे। इस एससीओ समिट से जुड़ी हुई जो तमाम अपडेट्स हैं वो आपको देते रहेंगे। प्रोफेसर द्विवेदी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया और एम्बेसडर सेठ आपका भी शुक्रिया। एक वाक्य अंत में बोलूं जी, सर्वे भवन्तु सुखिनः के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम का भी पालन भारत की नीति में सदा से होता रहा है। जी, तो वो मूल है और बदलते हुए राष्ट्रीय हितों की रक्षा जी जी जी, बहुत धन्यवाद। बदलते बिहार में बिछ रहा है सड़कों का जाल। बिहार बन रहा है रिवर्स माइग्रेशन